चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, क्लास 10 का जितना भी फॉर्मूला वगैरह था ये सब एक बार लिखना नहीं है, बस देख के रख लो, और क्वेश्चंस में जैसे जैसे यूज होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको रिकॉल रिमाइंड करके करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10 में जो एक चीज आता था, पहले तो ये बताओ कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस था। सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस, ठीक है, एंड वॉल्यूम मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, और या फिर मान लो कि वो किसी रूम में अगर आप रखते हो तो उस रूम के अंदर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इस चीज को दर्शाता था। ठीक है, तो हम सारे ही 3D फिगर्स का एक एक बार सरफेस एरिया और वॉल्यूम सारा ही फॉर्मूला जो है सब देखते जाएंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता था क्यूबॉइड, जिसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये आप समझो कि जो भी कोई ब्रिक है या बॉक्स है, ये सपोज करो कि फिश एक्वेरियम है, ये सारा का सारा किसका एग्जाम्पल होगा, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के अंदर में टोटल कितना पेरीमीटर हुआ, 3, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला वगैरह था, तो एक था आपके टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ LV प्लस BH प्लस HL। फिर एरिया ऑफ 4 वॉल के अंदर में क्या होगा आपकी, कि सीलिंग और फ्लोर को आप इग्नोर मार दोगे, तो ऊपर का भी LV गया और नीचे का भी LV गया, तो आपके पास में ये जो LV वाला पार्ट है ये इग्नोर हो जाएगा, और आपके पास में बचेगा क्या बताओ, 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस LH। और इसमें से आप H कॉमन ले सकते हो, और फिर आपको फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, फिर इसके बाद में था इसी का वॉल्यूम, तो वो था L इंटू बी इंटू एच। फिर नेक्स्ट आता है क्यूब। तो क्यूब क्या है कि इसी का समझो कि एक स्पेशल केस है, इसके अंदर में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा, डिफरेंट। क्यूब के केस में तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल। और उस केस में जो आपका फॉर्मूला वगैरह होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कितना हो जाएगा, L क्यूब। टोटल सरफेस एरिया आपके लिए कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। और वर्टिकल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल समझ लो आप, तो वापस से आप ऊपर का एक फेस छोड़ोगे, नीचे का एक फेस छोड़ोगे, तो ऊपर का छोड़े तो कितना चला गया आपका L स्क्वायर, और नीचे का छोड़े तो फिर से कितना चला गया आपका एक और L स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना बचा आपके पास में, 4L स्क्वायर। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारे लिए बेसिकली इस टाइप का शेप होगा, जिसके अंदर में 3 फेसेस आप मान के चल सकते हो, टॉप, बॉटम और लोअर मोस्ट। ऊपर वाला का जो शेप है वो एक सर्कल का है, नीचे वाला का भी शेप एक सर्कल का ही है, और बीच वाला जो ऑरेंज पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। सिलेंडर क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो ऊपर वाला पार्ट के लिए क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। बीच वाले पार्ट के लिए होता था 2 पाई आर एच, और नीचे वाले पार्ट के लिए फिर से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इन सारे को मैंने लिख दिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब कैसे आता है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इग्नोर मारो उसको, आप क्लास 10 में ऑलरेडी देख के आए हो इसको, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस चीज में। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यानी कि ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच। इसके अलावा देखो वॉल्यूम का अगर आप बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करोगे तो इस फोटो के अंदर में ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल और बीच का ग्रीन पार्ट आ जाएगा। उसको मैंने ऐसे लिखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस, ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर आप ऐड वैड करते हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना था हमारे लिए, 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से चाहो तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास में, आर प्लस एच। फिर उसके बाद में राइट सर्कुलर कोन का एक आइडिया था। तो राइट सर्कुलर कोन देखो देखने में ऐसा होता है, और प्रिसाइजली यहाँ देख सकते हो, इसके अंदर में ये वाले पार्ट को आप L कहते थे। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे, ठीक है ना, तो इसको आप लोग क्या बोलते थे, H। और नीचे अगर सपोज करो कि आप यहाँ ऐसे बना लो, इस चीज को आप क्या बोलते थे, रेडियस। तो ये हो गया आपका, और इससे एसोसिएटेड ये सारा सेट ऑफ फॉर्मूला था। पहला था L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा वाला था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये सोच सकते हो कि ऊपर वाला ब्लू पार्ट और व्हाइट पार्ट, ब्लू पार्ट का एरिया होगा पाई आर एल और व्हाइट पार्ट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो उनमें से कॉमन वगैरह ले लेते तो ऐसा आ जाए। और वॉल्यूम का बात करोगे तो सिलेंडर से मिलता जुलता है, इन सिलेंडर का था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका रहेगा 1/3, ये बीच में बाई होना चाहिए था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर मेरे ख्याल। फिर यहाँ पर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्फीयर। स्फीयर मेरे ख्याल में ठीक एग्जांपल से देख सकते हो कि इन्हीं को स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर का आपके लिए फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर नहीं क्यूब, वॉल्यूम के केस में क्यूब और सरफेस एरिया के केस में स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इन्हीं में से अगर आप बीचों बीच काट देते हो तो 2 पार्ट बन जाएगा इसका, दोनों पार्ट को इंडिविजुअली आप क्या बोल सकते हो, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला देखोगे तो हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जब आप मानो कि पूरा का पूरा नींबू है आपके पास, तो बस ये ग्रीन वाला पार्ट ही आपका समझो कि सरफेस है। इन काटने के बाद में क्या है कि ये जो पोर्शन है ना आपका, ये नया सरफेस जनरेट हो जाता है।
तो उसके चक्कर में क्या है कि हेमिस्फीयर का अगर आप सरफेस देखोगे तो ये उसका CSA हो गया और ये हो गया एक सर्कल उसके ऊपर। तो CSA का यदि हम बात करें तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर में कितना था 4πr²। तो ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 2πr², उसका आधा। लेकिन ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये भी अपने आप में एक सर्कल है। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा तो 2πr² ऑरेंज वाले पार्ट के लिए और ब्लू वाले पार्ट के लिए कितना आ जाएगा πr², टोटल मिलाया कितना आ जाएगा 3πr²। ठीक है मेरे ख्याल में। और कर्व्ड सरफेस एरिया कोई अगर आपसे पूछे तो वो कितना हो जाएगा 2πr²। वॉल्यूम का अगर बात करूँ तो वॉल्यूम में टेंशन नहीं है, पूरे का वॉल्यूम कितना था 4/3πr³, तो आधे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3πr³। यहाँ आके सारा फॉर्मूला क्लास 10 वाला जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हम 4.1 के पहले का सारा एग्जाम्पल आज देखेंगे और एक और क्लास के अंदर में 4.2 के पहले के एग्जाम्पल्स तक। ठीक है, बिगिन करो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये तो कुछ ज्यादा ही इजी है। क्या बोल रहे हैं बताओ? एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, और एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस, ऐसा बोला हुआ। ठीक है, तो यहां से मेरे ख्याल में पाई काट सकते हैं वहां, और एक आप आर भी काट सकते हैं। तो क्या बचेगा बताओ? आर इज इक्वल्स टू, बोलो, 2 2 4, बस इतना ही ना। और ये आपके पास में किसका वैल्यू आया? आर का वैल्यू आया, लेकिन आपको किसका वैल्यू चाहिए? डायमीटर का। तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? 2 × 4, दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इस पे को। इसमें से देखो सेंटीमीटर मत लिखो आप, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप यूनिट्स बोल के छोड़ो। ठीक है, करो अब इसको ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो आप ये वर्ड के साथ में थोड़ा फेमिलियर हो जाओ कि इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। सपोज करो कि मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, एक ट्राइंगल बनाया और उसके अंदर एक सर्कल ले लिया, और एक सिचुएशन सपोज करो कि ट्राइंगल बनाया और उसके बाहर सर्कल ले लिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आप 2 टाइप से जो है वो लैंग्वेज में बता सकते हैं। ठीक है, ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं तो आपका लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्राइंगल, और या फिर यू कैन ऑल्सो से कि द ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। और इसके लिए क्या बोल सकते हो कि द ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल, और यू कैन से कि द सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। क्लियर मेरे ख्याल? अब इसके अंदर में आप सोचो, एक्चुअली फोटो दिया हुआ रहेगा नहीं, वो तो मैंने दे दिया है आपको, बट एग्जाम में हो सकता है कि फोटो ना रहे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर का क्या मतलब है कि सर्कल अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट सर्कल मतलब आप जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा बनाओ। तो जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा अगर आप बनाओगे तो आपका सिचुएशन फाइनली जाके ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका सर्कल स्क्वायर के चारों साइड को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। ठीक है, अब एक बार हम सर्कल पे फोकस नहीं करते, हम देखते हैं कि स्क्वायर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास। तो ये जो 180 सेंटीमीटर है ये स्क्वायर का साइड है कि पेरीमीटर? पेरीमीटर है। स्क्वायर का साइड लेंथ सपोज करो कि मैं इस सिचुएशन में अगर मान के चलूं कि इसका साइड लेंथ कुछ भी है x है सपोज करो, तो इस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो मेरे को बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। ये समझ में आता पक्का? और 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 180 अगर होगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में 45। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचना कि x का जो आंसर है आपका वो कितना है बताओ? मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा? 45। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब लार्जेस्ट सर्कल बनाओगे ना, आप जब लार्जेस्ट सर्कल बनाओगे तो यू विल फाइंड कि सर्कल का डायमीटर इज सेम एज स्क्वायर का साइड। सर्कल का डायमीटर विल बी सेम एज स्क्वायर का साइड। तो अगर स्क्वायर का साइड आपका 45 आया है तो सर्कल का डायमीटर भी आपके लिए कितना हो जाएगा? 45। डायमीटर अगर 45 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा? 45/2 या 22.5। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लिखो हियर 4x equals to 180, this implies x equals to 45. This implies x equals to 45. नीचे लिखो therefore diameter of the circle is equals to 45. नीचे लिखो therefore radius equals to 45 divided by 2,
और हमसे शायद सर्कल का एरिया मांगा हुआ था। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 22/7। ये पाई को पाई ही रहने दो, कटने का सिचुएशन तो है नहीं शायद। तो पाई इंटू मेरे ख्याल में 45/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करो एक बार कितना आ रहा है। 15, हाँ सही लग रहा है। तो कैलकुलेशन आपका आ जाएगा 1591.07 और यूनिट क्या रहेगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको। देखो यहाँ पे इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट करने से पहले हम एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। मान लो मेरे पास दो सर्कल, एक ऐसे ग्रीन वाला और एक सपोज करो कि सर्कल है जो कंसेंट्रिक है इसके साथ, ऑरेंज कलर का है मान। और आपको इन दोनों के बीच में जो ये फंसा हुआ एरिया है, लेट्स से कि व्हाइट कलर से मार्क कर देता हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ, आपको समहाउ इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हो, देखना इसको अगर मैं शेडेड पोर्शन बोलूं, ठीक है, तो एक बार एक सिंपल बात बोलता हूं, देखो एरिया ऑफ ग्रीन सर्कल, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ऑरेंज सर्कल प्लस शेडेड रीजन। ये समझ में आता है, ग्रीन वाला पूरा एरिया हो गया और ग्रीन के अंदर क्या क्या है, ऑरेंज सर्कल है, साथ साथ शेडेड रीजन भी है, तो इन दोनों का सम अल्टीमेटली इसके इक्वल होना चाहिए। अब यहां से कोई अगर आपसे पूछे कि शेडेड एरिया का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलोगे बताओ, ग्रीन सर्कल माइनस ऑरेंज सर्कल। आया बात समझ। और इसको और अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं तो आप जनरलाइज वे में इसको ऐसे सोचो कि आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, जब कभी भी आपको शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो। ठीक है, तो इसको मैं और जनरलाइज अगर करूंगा तो मैं यू बोलूंगा इसको कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है, इज इक्वल्स टू आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। हम कह सकते हैं आउटर सर्कल के लिए आपको क्या करना होता है, देखो कि आउटर सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मानो कि यहां से लेके बिल्कुल इस ग्रीन कलर के बाउंड्री तक, और इनर सर्कल का अपना खुद का रेडियस होगा यहां से इनर बाउंड्री तक। आउटर रेडियस को आप हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना, इनर को स्मॉल आर से। तो आपका फॉर्मूला एक हो जाएगा कि पाई ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई ऑफ स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को एज अ फॉर्मूला हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जब कभी भी इस टाइप का शेडेड पोर्शन का या शेडेड रिंग का सिचुएशन आएगा, ठीक है ना, तो उस टाइम पर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो ये कह रहा था आपको कि a rope by which a mare is tied at the center of the circular field is decreased from 23 मीटर to 11 मीटर। तो मैं अगर इसको इंटरप्रेट करूं तो फोटो के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए बताओ, कैपिटल आर का वैल्यू मेरे को कितना बोला हुआ 23 और स्मॉल आर का वैल्यू कितना बोला हुआ 11। आगे देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन एरिया द मेयर विल बी एबल टू ग्रेज नाउ। डिक्रीज इन एरिया क्या मतलब है कि कितना एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, और कम होगा मतलब ऑरेंज वाला पूछा कि ब्लू वाला पूछा, ब्लू वाला पूछा है। और फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ग्रेज ड्यू टू डिक्रीज लेंथ ऑफ द रूट। इसमें क्या हो जाएगा, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लो, सेकेंड वाला का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू, अब ऐसे लिखो कि आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, या एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। डिक्रीज इन एरिया या डिक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, पाई इंटू 23 का स्क्वायर और माइनस पाई इंटू 11 का स्क्वायर। पाई चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि लेट इट बी 22/7 और इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोचो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा मेरे ख्याल। एक पार्ट आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 22 और दूसरा पार्ट कितना मिल जाएगा मेरे ख्याल में 34। इन फायदा किसी से भी नहीं होता, यहीं अटक जाएगा। देखो कैलकुलेशन कितना आ रहा, गलत कर रहा हूँ कुछ, अच्छा सॉरी, ये वाला 12 होना चाहिए था,
फिर भी कट तो नहीं रहे। अच्छा फाइनल आंसर बताओ। 1282 1282.28 और यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेता हूं। सेकेंड हाफ करने के लिए मैं आपके साथ में पहले की आइडिया शेयर करता हूं वापस से, और ये आइडिया आगे भी 3-4 क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो ध्यान से आप सोचो, ठीक है। आप जरा इस सिचुएशन में सोचो। सपोज करो कि कोई आदमी है जिसका नाम है अंकित, ठीक है। अंकित का सपोज करो कि अभी सैलरी है 100 रुपीज, या चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं 500 रुपये। ये अंकित का सैलरी, और क्या आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो दुर्गा पूजा पे अंकित को मानो कि बोनस मिलता है, लेट से कितना रुपए का बोनस, तो बताओ 25 रुपए का बोनस दे दो, ठीक है। 500 रुपए का सैलरी है और बोनस कितने का मिला है, 25 रुपए का। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना परसेंटेज का बोनस मिला है इसको। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका बोनस अमाउंट है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। बेस सैलरी जो इनिशियल सैलरी था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो नीचे आ जाएगा आपके पास में 500, और इंटू क्या करोगे आप, 100। ये क्या है कि कोई भी चीज का परसेंटेज निकालने के काम आता है। क्या मैं एक सिचुएशन और भी बताता हूँ। लेट से सपोज करो कि अंकित का सैलरी अभी 500 रुपया है, एक साल अंकित ने बहुत अच्छा काम किया और नेक्स्ट ईयर इसका सैलरी हो गया 600 रुपये। एक बार के लिए एज्यूम कर लो, नया सैलरी कितना बता रहा हूँ, बोलो 600। और कोई यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ अंकित, तो उसका जवाब कैसे दोगे आप। तो पहले आपको इंक्रीज इन सैलरी निकालना पड़ेगा। इंक्रीज इन सैलरी कितना होगा, 100 रुपीज, और 100 डिवाइडेड बाय, आप नया सैलरी से डिवाइड नहीं करोगे, इंक्रीज कौन से सैलरी पे हुआ है, 500 पे हुआ है, तो डिवाइड आप फिर से 500 से ही करोगे। तो 100 बाय 500 इंटू 100, और सॉल्व करके वट एवर कम्स अप दैट इज योर आंसर, ठीक है। आया लॉजिक समझ। अब आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ग्रेज ड्यू टू डिक्रीज लेंथ ऑफ द रोड। परसेंटेज क्या चाहिए आपको, डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज के लिए डिक्रीज का क्वांटिटी ये हो गया, ठीक है। एक्चुअल कौन से एरिया से कंपेयर करोगे आप, आउटर सर्कल की इनर सर्कल, आउटर सर्कल जो इनिशियली था, और इनटू क्या करोगे आप, 100। लिखो परसेंटेज डिक्रीज सेकेंड हाफ के लिए, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में ऊपर तो यही आना चाहिए। एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, डेसिमल वाला नहीं लेता हूँ, हाँ। पाई इंटू 23 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू, मेरे ख्याल में 23 का स्क्वायर, और होल थिंग इंटू कितना रहना चाहिए, 100। पाई पाई गया है यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 23 माइनस 11 तो 12, और इंटू करने पे शायद से 34 अपॉन 23 इंटू 23, सारा नंबर घटिया ही है, इंटू 100। बताओ कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 77.13, और यूनिट क्या रहेगा, परसेंटेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको एक बार। देखो इसको भी वैसे तो बहुत आसानी है, बट डिस्कस करने से पहले आप एक बार इस फोटो को देखिए। ये कुछ इस टाइप के पार्क का बात कर रहा हूं, और इसके बाहर आप ऐसा समझिए कि 120 मीटर का रोड है, जिस रोड का क्या करना है हमको, ग्रेवलिंग। तो एक्चुअली देखो तो आप इस टाइप का कोई सिचुएशन होगा, बट मैथमेटिकली सोचो तो यही सिचुएशन है कि अंदर में आपके पास में क्या है बताओ, पार्क, बाहर क्या आपके पास में रोड, और ये जो 120 मीटर मेरे को बताया हुआ है सर्कुलर पार्क, फिर मैं अभी पढ़ लेता हूँ। सर्कुलर पार्क 120 मीटर इन डायमीटर हैज अ पाथ ऑफ 10 मीटर वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड, ठीक है, which is to be gravelled, ठीक है। The MCD received the tender from 3 companies। पहले तो मेरे को इसमें बताओ कि ये डायमेंशंस कैसे फिट करूंगा। 120 किसका डायमीटर, ऑरेंज वाले का कि आउटर वाले का कि ब्लू वाले का, नहीं 120 मीटर इन डायमीटर सर्कुलर पार्क खुद है, तो ऑरेंज वाला का खुद का डायमीटर आपको कितना बताया हुआ, 120। तो डायमीटर से अगर आप रेडियस पे जाना चाहते हो तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। स्मॉल आर का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना हो गया आपके लिए, 60। फिर जो रास्ता का बात चल रहा है, तो रास्ता का चौड़ाई कितना बताया हुआ आपको, 10। तो कैपिटल आर का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, यहां से लेके अंदर तक इट विल बी 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 70। आया समझ यहां तक, क्लियर है। और ये 10 मीटर, हाँ सही बात है, 10 मीटर वाइड बोला हुआ है, डायमीटर वगैरह कुछ नहीं बोला हुआ हमको, तो ये सिचुएशन रहेगा हमारे पास, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। आगे देखो क्या पूछ रहा है आपसे,
द एमसीडी रिसीव्ड टेंडर्स फ्रॉम दीज कंपनीज एज फॉलोज। एमसीडी मतलब ये एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऐसे नाम बताया हुआ, कुछ खास मैथमेटिकल नहीं है ये वाला। ओके, पहले बोल रहा है हम लोगों की फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ विच कंपनी विल गेट द टेंडर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड बाय एमसीडी टू द सिलेक्टेड कंपनी। तो देखो ये टेंडर का मतलब ये हो गया कि किस रेट पे ये लोग रोड वोड बना के देगा हम लोग को, वो बात बोला हुआ है। तो कंपनी ए बोलता है कि 120 पर मीटर स्क्वायर चार्ज करेंगे हम, बी बोलता है कि 140 पर मीटर स्क्वायर, सी बोलता है कि 10,000 पर 100 मीटर स्क्वायर। ये इन लोग का रेट है। और हम लोगों से पूछा गया कि भाई पहले तो आपको एरिया ऑफ द पाथ बताना, ठीक है, तो पहले वो काम कर लेते। एरिया ऑफ द पाथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, पाई इंटू मेरे ख्याल 70 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 60 स्क्वायर। पाई फिर से आप कॉमन रख सकते हैं, 70 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, तो पाई इंटू 70 प्लस 60 130 और 70 माइनस 60 10। बट फायदा कुछ खास हो नहीं रहा इस बार भी। 22/7 इंटू 130 इंटू 10 कितना आ रहा है बताओ, 4082 एग्जैक्टली। ये कट रहा था क्या, अच्छा 3.14 से करने से आ रहा, ठीक है चलो मैच हो रहा, अलग है फिर लोग गड़बड़ हो गया होगा। देखो एक्सप्रेशन वैसे ठीक ही था कैलकुलेशन, लेकिन इस वाले फॉर्मेट में क्या रहेगा बताओ एक बार फिर से, 4085.7 मीटर स्क्वायर ना। चलो तो ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि जो इतना सारा कंपनी अप्लाई कर रहा है तो टेंडर मिलेगा किसको, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जिसका रेट सबसे सस्ता होगा टेंडर उसी को मिलेगा। तो ये पर मीटर स्क्वायर 120, ये पर मीटर स्क्वायर 140 और ये 100 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 10,000, ठीक है ना। तो पर मीटर स्क्वायर कितना होगा उनको देखना पड़ेगा। 100 के लिए इट इज 10,000, 2 0 काट लो यहाँ से, तो एक के लिए कितना हो रहा है 100, तो सबसे सस्ता उसी का है, इसलिए टेंडर किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। सो टेंडर तो मिल जाएगा भाई सी को। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए, सी हैज द लोएस्ट रेट, सी हैज द लोएस्ट रेट, हेंस सी विल गेट द टेंडर। और लास्ट पार्ट में आपको पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट एमसीडी ने कितना पे किया, तो जितना ये आया था और जो उसका रेट है पर मीटर स्क्वायर का 100 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 408571, तो 4,08,571। वेरी गुड। थर्ड पार्ट के लिए आपका आंसर हो जाएगा एरिया 4085.71 into rate that is 100, so it will be 408571, ठीक है, ये आपका आंसर रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको। A rectangular hall is to be carpeted with a vinyl flooring sheet of 25 centimeter wide available at the rate of इतना per meter square. If the area of the hall is इतना, then find the length of the vinyl flooring sheet required and cost of vinyl sheet, ठीक है। A rectangular hall is to be carpeted, vinyl flooring sheet इतना wide available at the rate of इतना per meter square if the area of the hall is इतना। लिखो here let the length be x, let the length be x, अब ब्रेथ आपको कितना दिया होगा, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 25, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 25। नीचे लिखो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया तो बताया हुआ ना आपको 117 मीटर स्क्वायर, लेकिन एक कैच है, उधर वो सेंटीमीटर में है इधर ये मीटर में, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। किसको करोगे, उसी को चेंज कर दूं क्या, इसी को कर देता हूं। तो देखो 25 को सेंटीमीटर में रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, आप अपना x को भी सेंटीमीटर में ही अज्यूम करके रखो, और जो ये आपका 117 मीटर स्क्वायर है ना, इसमें क्या होगा देखो मैं समझा देता हूँ। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार, 100 इंटू 100, और यहाँ पर आपके पास रहेगा 25 इंटू एक्स, तो 25 और 100 मेरे ख्याल में 4, और यहां से सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, 46800 क्या, ठीक है। इसका यूनिट क्या रह जाएगा, सेंटीमीटर।
हाँ तो वो मीटर में होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। चाहो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर लो, अब 468 मीटर हो जाए। 6 इक्वल्स टू 468 मीटर। करो यहाँ तक, कॉपी करो, फिर आगे बताओ। अच्छा आगे देखो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द विनाइल फ्लोरिंग शीट रिक्वायर्ड, ये तो मिल गया हम लोग को 468 मीटर। फिर बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ विनाइल शीट। तो कॉस्ट के लिए क्या है, देखो एरिया पता ही है हम लोग को और रेट भी पता है, और एरिया और रेट को ही मल्टीप्लाई करने से हमको कॉस्ट मिल जाएगा। उससे ज्यादा माथापैची नहीं कर रहा, लिखो कॉस्ट इक्वल्स टू 117 इंटू 22.60, 117 इंटू 22.60 कितना आ रहा है, 26442। चलो ठीक है, चले आगे। फिर यहां से आगे बस रुपीज लिख देना इसमें। ठीक है, आगे चल रहा है 6 नंबर देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 30% एंड डिक्रीज बाय 20% रेस्पेक्टिवली, डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, इसको मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज करो कि आपके पास में एक रेक्टेंगल है पहले से, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको नहीं पता, तो आप मान के चलो कि लेंथ x है और ब्रेथ आपका y। इस सिचुएशन में इस बेचारे का एरिया कितना रहेगा, x इंटू वाई। ठीक है, अब आपने लेंथ और ब्रेथ को चेंज कर दिया, जो नया लेंथ है आपका उसको मैं कैपिटल L कह देता हूं, और नए लेंथ में आप क्या करोगे वो सोचो, इंक्रीज बाय 30%। पुराना लेंथ अगर x है तो x प्लस 30/100 x, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 130/100 x। व्हाट अबाउट ब्रेथ, this is equals to, it has to be decreased by 20%, right? So y minus 20/100 into y, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा बताओ, 80/100 into y। ठीक है मेरे ख्याल, चलेगा। नया एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया L इंटू बी, कैपिटल L इंटू कैपिटल बी, कितना आएगा बताओ, आई थिंक 130/100 x इंटू 80/100 क्या y। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 0 एक काट लो, और 13 8 से कितना हो जाएगा 80 और 21, ये 24, 104 होगा शायद, 104/100 या x। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। और ये जो आया है ये नया एरिया कि पुराना एरिया, नया एरिया, और आपको पूछ रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना रहेगा वो निकाल के बताओ। तो पहले ये बताओ कि ये एक्स वाई के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम है। ऊपर वाला नंबर बड़ा है 100 फुट, इसलिए ज्यादा ही मान के चलेंगे। तो ओवरऑल एरिया आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। अब आप बताओ कि चेंज इन एरिया जब आप निकालोगे, और सिंस आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, इंक्रीज इन एरिया is equals to final area, that is 104/100 xy minus initial area xy। xy को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 4/100 xy। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका चेंज इन एरिया हो गया, ये इंक्रीज इन एरिया हो गया। और आपको लेकिन ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 4/100 इंटू xy, दैट इज इंक्रीज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100, ये होना चाहिए। xy गया यहाँ से, और फिर 4/100 इंटू 100, ये भी कट गया शायद, और यहाँ से बचेगा आपके पास में 4%। तो इंक्रीज इन एरिया कितना आएगा आपका 4%। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना, द रेक्टेंगुलर एरिया हैज बीन ड्रॉन ऑन अ मैप टू स्केल 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। The length is shown as 7.50 centimeter on the map. Find the actual breadth of the rectangular field. Find the perimeter of the rectangular field represented on the map. थोड़ा सोचो हाँ इसके बारे में। देखो इन रियलिटी भी आप अगर देखोगे तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है लैंड के मास के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जब हम मैप बनाते हैं तो मैप मान लो कि ऐसा है कि मैं नीचे से लेके ऊपर तक एक बित्ते में ही नाप लूँ। अगर छोटा सा मैप है आपके स्कूल की किताब वाला तो एक बित्ते में मैं नाप लूंगा, लेकिन क्या एक्चुअली इंडिया उतना ही छोटा है, नहीं, एक्चुअली तो इंडिया बहुत बड़ा है। तो होता क्या है कि स्केलिंग बोल के एक सामान होता है जिसके थ्रू मान लो कि आप बहुत ही लार्ज स्केल एरिया को
रेशियो के हिसाब से बांट के आप क्या कि उसको छोटे साइज में कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। क्लियर है? और उसी स्केलिंग का मेंशन यहाँ पर किया हुआ और यूज किया हुआ। तो ये बेसिकली बोलना क्या चाहता है कि पहले तो ये देखो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इतना, और ये ऑब्वियसली एक्चुअल एरिया का बात चल रहा है। इस फील्ड का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 104 और बोलो 000 मीटर स्क्वायर, ऐसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि इसका जब मैप बनाया गया तो क्या है कि उसमें इसका 100 मीटर लेंथ, इसका कितना लेंथ बताओ? 100 मीटर लेंथ, उसमें कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ आई स्क्रिबल इट डाउन, तो यहाँ का मानो कि 100 मीटर हैज बीन कन्वर्टेड टू, इफ आई स्क्रिबल इट हियर, 1 सेंटीमीटर। उसका 100 मीटर को इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया गया बताओ? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे ख्याल में? उसके बाद आपको बोल रहा है कि द लेंथ ऑन द मैप इज इतना, द लेंथ ऑन द मैप इज इतना। तो आपको पूछ रहा है कि एक्चुअल ब्रेथ कितना हो। पहले लेंथ ऑन द मैप दिया है आपको, और फिर क्या पूछ रहा है? एक्चुअल ब्रेथ कितना होगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इसको आप एक्चुअल का लेंथ में कन्वर्ट कर दो, और फिर एक्चुअल का एरिया आपको पता है, वहां से आपके पास में एक्चुअल ब्रेथ आ जाएगा। तो लिखो, ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, according to question 1 centimeter on map is equals to 100 meter on field, नीचे लिखो therefore actual length is equals to यहां समझना थोड़ा सा। मैप वाला लेंथ कितना बोला हुआ? 750 सेंटीमीटर, और कन्वर्जन के लिए हमको बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 मीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 100 मीटर से इंटू 100, और यूनिट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा इसका? मीटर। ठीक है, तो लिखो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू 7.50 इंटू 100 मीटर। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 750 मीटर। नीचे लिखो ना, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना है आपका? 104,000 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका कितना आ रखा है? 750, और ब्रेथ मिल जाएगा आपको यहाँ से। कितना आ रहा है ब्रेथ का वैल्यू? 138.6 मीटर। और आपको एक्चुअल पूछा है कि फील्ड पे पूछा? एक्चुअली पूछा है, ठीक है ना? वही है ठीक। देन मेरे ख्याल में यहां तक। और फिर पूछ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। तो मैप वाला लेंथ तो आपको पता ही है, और मैप वाला ब्रेथ पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो उसको। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए, लेंथ ऑन मैप इज इक्वल्स टू 7.50 सेंटीमीटर। फिर लिखो ब्रेथ ऑन मैप इज इक्वल्स टू 138.6 अपॉन 100 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? क्योंकि ये जो है ये कौन सा है? ये एक्चुअल ऑन फील्ड वाला ब्रेथ है उसका, लेकिन आपको तो मैप वाला ब्रेथ चाहिए, तो उसके लिए 100 से क्या करोगे आप? डिवाइड। सो दिस इज इक्वल्स टू, लिखो 1.386 सेंटीमीटर। नीचे लिखो हेंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। सो 2 टाइम्स ऑफ L कितना है आपका? 7.5 प्लस 1.386 कितना? 17.76, और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। 17.76 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे ख्याल? अगला क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लॉ फर्म्स X एंड Y। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म X इज इतना, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म Y। ठीक है, थोड़ा एक बार पढ़ दो फिर बात करते। देखो दो चीज है, एक तो शायद क्लास 10 में नहीं मिला आप लोगों को, मैं बता देता हूं। मान लो कि आपके पास में 2 ट्राइंगल जो एक दूसरे से सिमिलर है, एक व्हाइट कलर मतलब एक ग्रीन का और एक येलो कलर का, एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर।
ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसा एक रूल है मैथ्स में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू होता है, जैसे अगर ये इसी फॉर्मेट में सिमिलर है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू, इट विल बी ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ये पहले था एनसीईआरटी का पार्ट, बाद में मतलब कि लास्ट ईयर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, तो आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, बट इसको अपन को समझना पड़ेगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते, ये तो हम जानते ही हैं कि सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, सारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। और एरिया से रिलेटेड प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल हो। आया बात समझ। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये बोलना चाह रहा है कि दो फर्म है, एक एक्स और एक वाई, और उनका खर्चा इस ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ट्राइंगल से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो बेसिकली उसके एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। जिसका एरिया छोटा उसका खर्चा कम, जिसका एरिया बड़ा उसका खर्चा ज्यादा। आया बात समझ। फिर आप आगे देखो, इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी बोल रहे हैं ये लोग इसको। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बोलने का मतलब क्या हुआ, आइसोसेलेस का मतलब क्या था, पहले ये याद करो, दो साइड्स आर इक्वल, और हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली सबसे लंबा वाला साइड रहने वाला है, तो इक्वल कौन कौन होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। और इन दोनों के इक्वल होने के चक्कर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एक एंगल ऑलरेडी कितना हो रखा है आपका, तो और बाकी दोनों एंगल को अगर इक्वल करना है तो कितना होगा, 45 डिग्री। सेम स्टोरी आप इसके लिए भी बता सकते हो कि इसका भी दोनों एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो ये विल फाइंड कि 90 डिग्री दोनों में सेम है, और इसका ये वाला 45 और इसका भी ये वाला कितना हो गया 45। तो दोनों ट्राइंगल टेक्निकली क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल। प्लस हमको पता है कि फर्म का खर्चा इस ट्राइंगल का एरिया ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आया समझ में यहां तक। तो अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल x डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल y शुड बी इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। उसमें से देखो एक का आपको बताया हुआ है कि x का खर्चा कितना है और y का खर्चा निकल जाएगा। आया बात समझ। लिखो क्लियरली by angle similarity, clearly by angle similarity, both the triangles are similar. Clearly by angle similarity, both of the triangles are similar. Both of the triangles are similar. ठीक है, इसके आगे लिखो both of the triangles are similar. Hence, area of triangle X, area of triangle X by area of triangle Y is equals to 3 by 5 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल X का कितना बताया हुआ वैल्यू आपको, खर्चा बेसिकली 63,000, तो 63,000 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल Y इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 9 डिवाइडेड बाई 25। सॉल्व करोगे आप तो 9 और 63 कट जाएगा, शायद कितना आ जाएगा 7,000, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल Y इज इक्वल्स टू 7,000 इंटू 25, तो मेरे ख्याल में 175 और फिर 3 0, 1,75,000। सही कह रहा हूँ शायद। तो फर्म बी का खर्चा जो है वो कितना हो जाएगा, 1,75,000। देखो आया समझ नहीं आया समझ। ठीक है, चले आगे 9 नंबर को देखो, पढ़ा दो एक बार, आसान सा ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये वाले को, ये आप लोग को क्लास 10 का अच्छे से याद दिलाएगा। क्लास 10 में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है आप लोगों ने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल आपका कैसा है, इक्विलेटरल, और आपको एक पॉइंट है बीच में, इसका नाम क्या लिया हुआ है O, और उससे तीनों पे क्या ड्रॉप किया हुआ आपके पास में, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का लेंथ आपको बताया हुआ, और आपको ओवरऑल लास्ट में ट्राइंगल का ही एरिया आपसे मांगा है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना कितना, 10, 6 और 14, मेरे ख्याल में 10, 6 और 14। अब बताओ मेरे ख्याल में क्या कर सकते हो इसके अंदर,
मतलब जो कह रहे हो आधा है, आधा बाकी मैं बताता हूँ। देखो चक्कर ऐसा है कि पूरा पूरा जो ट्राइंगल है आप, वो ट्राइंगल कैसा दिया हुआ ये बताओ। इक्विलेटरल बोला, कैसा बोला हुआ बताओ, इक्विलेटरल। अगर मान लो कि मैं यहां से लेके यहां तक के साइड को कुछ भी मान लेता हूँ, लेट्स से एक्स मानो, चलो ठीक है एक्स मान लो, तो ये वाला साइड भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा एक्स, और ये वाला साइड ये भी कितना हो जाएगा एक्स। ये समझ में आता है। अब आप ध्यान से सुनना कि इस सेम ट्राइंगल के एरिया को मैं दो मेथड से निकाल सकता हूँ, और सिंस दोनों मेथड से इसी ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला आप देखो कि सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया इज गोइंग टू बी √3/4 इंटू एक्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे बड़े से ट्राइंगल को तीन छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। एक ये ऑरेंज वाला, एक ये पिंक वाला, और एक ये ग्रीन वाला। देख रहे हैं आपको तीन ट्राइंगल, और इन तीनों ट्राइंगल को अगर आप इंडिविजुअली ऑब्जर्व करो तो आपको क्या है, देखो जैसे मान लो कि ग्रीन वाले को ऑब्जर्व करवाता तो इसमें ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपको बेस भी पता है और आपको परपेंडिकुलर भी पता है। इसी तरीके से बाकी ट्राइंगल्स का भी वही हाल चाल है कि आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, देखना स्टेटमेंट क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल I will say DEC is going to be equal to area of triangle DOE plus area triangle I will say EOF plus area triangle I will say FOD। सॉल्व करोगे तो DOE के लिए एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, सोचो। हाफ इंटू बेस किसको मानोगे बताओ, इसको x, और हाइट क्या हो जाएगा आपका 40, प्लस हाफ इंटू EOF में बेस आपका फिर से x रहेगा और हाइट कितना हो जाएगा आपका 10, और प्लस हाफ इंटू बेस कितना रहेगा आपका DF, ये अब चलो x, एक सेकेंड, इंटू x, और हाइट इस बार कितना हो जाएगा 6। इन सारे में से आप अगर चाहो तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 से ये 14 कट के 7, 2 से 10 कट के शायद 5, और 2 से 6 कट के शायद से 3, तो यहाँ आएगा आपके पास में 7x, वहाँ आएगा आपके पास में 5x, और लास्ट में आएगा 3x। ओवरऑल मिला के ये बन जाएगा 15x, और यहाँ आपके पास होगा √3/4 इंटू एक्स। एक x और एक x कट गया यहाँ से आपको मिलेगा √3/4x इक्वल्स टू 15। सो दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बाई √3। सो सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू रैशनलाइज कर लो तो आपको मिल जाएगा 20√3, और यूनिट मेरे ख्याल में सेंटीमीटर ही रहेगा। और देखो आपको चाहिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ये तो आपके पास में x आया है कि साइड का वैल्यू आ गया, अल्टीमेटली एरिया क्या होगा आपको, एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 20√3 का होल स्क्वायर। सो √3/4 इंटू आई थिंक 400 इंटू 3, तो ये कट जाएगा 100, सो 300 √3 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल एरिया होना चाहिए। ठीक है, कर लो कब। डन मेरे ख्याल में ये वाला, इसको देखो फटाफट, आसान सा ही। देखो करते हैं बात, ये कह रहा है कि ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया, तो सेम बेस है एरिया भी सेम है, और बोला हुआ है कि कॉमन बेस कौन सा रहेगा इसका 14 सेंटीमीटर वाला, और आपसे हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम मांगा हो। तो बहुत ही मतलब बचपना वाला क्वेश्चन है कि ट्राइंगल का 3 साइड दिया हुआ है, तो क्लास 9 में एक चैप्टर हुआ करता था हीरोन्स फॉर्मूला, जिससे आप 3 साइड की हेल्प से एरिया निकाल सकते हो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्या बोला हुआ है, सेम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला होता है कि बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का आपसे क्या मांगा हुआ है, हाइट। तो हाइट को अगर आप थोड़ी देर के लिए h मान लेते हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, h इंटू 14, और उसका एरिया और ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, सेम। तो ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल के रखो, सॉल्व करके वहां से आपका h आ जाएगा। ठीक है, लिखो ट्राइंगल के एरिया के लिए, याद है आप लोगों को फॉर्मेट कैसे अप्लाई करते थे, s इक्वल्स टू क्या होता था, इन तीनों के साइड्स के सम का आधा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 13 +
15 प्लस 14/2 अल्टीमेटली ना, ठीक है। और इसमें आप ऐसे मन में मान लो कि आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको आप सी मान लो। हाँ, तो s माइनस ए कितना हो जाएगा? 21 माइनस मेरे ख्याल में 14 जो कि बचेगा 7। s माइनस बी कितना हो जाएगा? 21 माइनस मेरे ख्याल में 15 जो कि हो जाएगा 6। और s माइनस सी कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में 21 माइनस 13, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 8। ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला होता था रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर s का वैल्यू मेरे ख्याल में कितना? 21 इंटू क्या होगा बताओ? 7 इंटू 6 इंटू 8। अभी तोड़ो इसको, सॉल्व करके 84 आ रहा है। चलो पढ़िए, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखना आगे। अब इसका आंसर तो 84 आ गया। इसके आंसर के बाद में आप क्या कर सकते हो? देखो, लिखो लेट हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, लेट हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बी एच, बी एच। नीचे लिखना देयरफॉर 14 इंटू एच शुड बी इक्वल्स टू 84। ये समझ में आया? तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 84 डिवाइडेड बाई 14। और सॉल्व करेंगे तो ज्यादा तो नहीं कटेगा शायद, जब पूरा ही कट रहा है तो 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लास 8 का क्वेश्चन है ये वाला, नंबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अच्छा, तो मैं इसके लिए क्या कह रहा था, देखो अगले क्वेश्चन के लिए क्लास 8 का क्वेश्चन है ये वाला। एक बार आप गो थ्रू कर लो, तरीका मैं रिकॉल करा देता हूं। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द पैरेलल साइड्स AB एंड DC ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आर 51 एंड 30 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को इग्नोर करना, हम इसको रेफर करेंगे। ABCD एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। और सवाल के हिसाब से AB कितना है? 51, DC कितना है? 30। आगे ये बोल रहा है कि द साइड AD एंड BC आर 20 एंड 13, AD 20, BC is 13. Find the distance between the parallel sides and the area of the trapezium ABCD. Distance between parallel side मतलब इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, मान लो कि इसको कुछ बोल देता हूँ E, इसको भी कुछ बोल देता हूँ लेट्स से F। तो आपको CE पूछा हुआ है पहले, और पूरे ट्रेपेजियम का क्या पूछा हुआ है? एरिया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करो तो वो था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब समस्या ये कि हाइट नहीं है आपके पास, CE गायब है यहाँ से, तो CE आपको वैसे भी ढूंढना पड़ेगा। और CE को एज अ क्वेश्चन पूछा भी है कि CE बताओ कितना होगा। अब CE निकालने का तरीका क्या होगा? देखो आप, हम C पॉइंट से जानबूझ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AD के साथ में क्या हो? पैरेलल। अभी ये नीचे वाला समान और ऊपर वाला समान तो पहले से पैरेलल था। अगर आपने इसको और इसको भी पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो ओवरऑल AFCD ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ये वाला यदि 30 है तो ये हिस्सा भी फिर कितना होना चाहिए? इसको 30 ही होना चाहिए। ये 20 है तो इसको भी कितना होना चाहिए? 20 ही होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल। अब इससे क्या है, जैसे ऊपर वाला 30 हो गया और नीचे वाला पूरा आपको कितना बताया था? 51। तो यहाँ से F से लेके B तक का पार्ट कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में ठीक है बोल रहा हूँ ना, 51 माइनस 30, 21। अब ये जो छोटा सा ट्राइंगल है आपका BCF, इस ट्राइंगल का आपको तीनों साइड पता चल गया। तो फिर से आप क्या कर सकते हो कि हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हो पहले, और बाद में आप बोलो कि एरिया को हम तो मानेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस आप जानबूझ के BF को पकड़ लो, तो उससे फिर हाइट आपको मिल जाएगा C। क्लियर मेरे ख्याल। और वहां से फिर जो CE आएगा उसको हम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट में यूज करके पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढेंगे। ठीक है, लिखो लेट CF पैरेलल AD is drawn. Let CF parallel AD is drawn. नीचे लिखो therefore ADCF will be a parallelogram. ADCF will be a parallelogram. ADCF will be a parallelogram. आगे लिखो therefore
सी एफ इक्वल्स टू 20, ये सब लिख देना। देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू 20, ए एफ इक्वल्स टू 30 एंड बी एफ इक्वल्स टू 20 एंड वी एफ इक्वल्स टू 20। आगे लिखो ना, इन ट्राइंगल बी सी एफ, ठीक है। अब ऐसे बोल दो कि a इक्वल्स टू 21, b इक्वल्स टू 13 एंड c इक्वल्स टू 20, ठीक है। नीचे लिखो फिर s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2, दिस इक्वल्स टू 21 प्लस 13 प्लस 20 बाई 2। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 27, ठीक है। s माइनस a कितना हो जाएगा 27 माइनस 21 6, s माइनस b कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 6 7, अच्छा नहीं 7 7, ठीक है 14। फिर s माइनस c इज इक्वल्स टू 27 माइनस 20, ये हो जाएगा 7। अब आप लिखो कि एरिया ट्राइंगल कौन सा BCF, एरिया ट्राइंगल BCF इज इक्वल्स टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, और वैल्यूज बिठाने के बाद कितना आ रहा है 124, क्या 126 यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर्स, ठीक है मेरे ख्याल में। आगे लिखो नाउ एरिया ट्राइंगल BCF इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BF इंटू सी, हाफ इंटू BF इंटू सी। इस एरिया का आंसर कितना है हमारा 126 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू BF आपका कितना है 21 और इंटू CE, ठीक है। ये कटेगा तो नहीं शायद, ये कटेगा, कट जाएगा शायद 6 से ना, और फिर CE इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 12। अब लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 51 प्लस 30 51 प्लस 30 और इंटू हाइट यानी कि 12, इसको काट लो 6, और यहाँ से शायद से 81 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 480 486 शायद क्या सेंटीमीटर, ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है। चलो फिर तब आज यहीं रुक जाएंगे।